वायुमंडल का 3/4 हिस्सा जल है। इसका 93% लवण जल, 4% ठोस धरती और 2% बर्फ है। नदी और झीलों में जो जल है उसका मात्र 0.66% ही मानव उपयोग के लायक है। यह जल जलाशयों से प्राप्त होता है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा यह जल फसलों की सिंचाई और अन्य घरेलू कार्यों में भी काम आता है। अत्यधिक कर्षण द्वारा जल की सतह में क्रमशः रिक्तता की स्थिति आती है और ऐसा विश्वास है कि अत्यधिक कर्षण से जल में आर्सेनिक तत्व बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मत है कि आगामी कुछ दशकों में पेयजल में भयानक रूप से कमी आएगी। दूसरा खतरा बढ़ती आबादी का है और जलाशयों को भरकर आवास योग्य बनाया जा रहा है। सिर्फ अभाव के कारण ही खतरा नहीं है, बल्कि प्राप्य जल भी गंदे जल से परिपूर्ण गाढ़ा होता है। इन जल क्षेत्रों के लिए संरक्षण की बहुत बड़ी जरूरत है, किंतु आरक्षित खुला जल भी सही रूप में संरक्षित नहीं है। इसके लिए समुचित व्यवस्था आवश्यक है। इसे लगातार गतिशील रखने की जरूरत है। मत्स्य पालन जलाशयों को ठीक और फायदेमंद तरह से रखने का एक अच्छा उपाय है। मल जल की व्यवस्था के लिए सारे विश्व में परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। सामान्यतः इन पर करोड़ों का खर्च पड़ता है। हमारे देश जैसा विकासशील राष्ट्र इतनी महंगी परियोजना के समर्थ नहीं है, किंतु कम महंगी योजना इसका विकल्प हो सकती है। कलकत्ते में नगर का मल जल जलाशयों के लिए एक खतरा है। कलकत्ते में 12,000 हेक्टेयर कूड़ा आवृत जलाशय हैं। इसके पूर्वांचल में घरेलू मल जल का अंतर्वाह है। यह मल जल मत्स्य पालन और सब्जी उत्पादन के लिए पूर्णावृत है। नगर के पश्चिमी अंचल में मल जल मूलतः उद्योग के कारण है। यहाँ भी इसका उपयोग मत्स्य पालन में किया जाता है। इस परियोजना के मूल में है जल उपचार के साथ साथ आर्थिक विकास। यह एक अनोखी प्रक्रिया है। यह पार्क मुदियाली मछुआरा सहकारिता समिति द्वारा संचालित है। यह एक ऐसा मत्स्य क्षेत्र है जिसे प्राकृतिक उद्यान रूप में विकसित किया गया है। इसे आर्थिक विकास का एक आदर्श रूप कह सकते हैं। यहाँ औद्योगिक एवं घरेलू कूड़े से प्रदूषित जल मत्स्य उत्पादन में काम आता है। पुनः जल स्वच्छ होकर पूर्ण रूप समाहित हो जाता है। यह दक्षिण पश्चिम कलकत्ता के अंचल में स्थित है, जो पूर्णतः औद्योगिक क्षेत्र है। ये कारखाने ही प्रदर्शकों के मूल कारण हैं। यह जमीन कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की है। कुछ वर्ष पहले यह कूड़ादान थी, जहां तस्करों और नशीली दवाएं बेचने वालों का अड्डा था और स्थानीय निवासी भी यहां से गुजरने में डरते थे। किंतु इस अद्भुत अविश्वसनीय परिवर्तन के मूल में है मछुआरों का कठोर परिश्रम। यह सब 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट से पट्टी पर जलाशयों का अधिग्रहण किया गया। उन्होंने इस जल में मत्स्य पालन प्रारंभ किया। कुछ वर्षों के बाद जल के गुण में कमी होने लगी। तालाब के तल में रेत और पंख जमा होने लगा।
भूमि में निहित जलधारण की क्षमता घटने लगी। बरसात में इस क्षेत्र में जल जमा होने लगा। यह मत्स्य पालन के लिए हानिकर स्थिति है। इसी बीच और भी नए कारखाने लग गए और इस जल प्रतिदिन 35 मिलियन लीटर घरेलू एवं औद्योगिक बहिस्राव मत्स्य सरोवर में सोनारपुर खाल से आता है। इसमें 70% औद्योगिक कूड़ा जल है और 30% घरेलू मल जल। इस जल में ऑक्सीजन की मात्रा प्राय शून्य होती है। इस जल में विषाक्त औषधि, भारी धातु, तेल, चर्बी और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का अंश विशेष रहता है। औषधि उद्योग, इंजीनियरिंग कारखाने, मरम्मत की दुकानें, पेट्रोल के टैंक, गोदाम गैरेज और कलकत्ता पोर्ट, ये सब कूड़ा या मैला तरल पदार्थ बाहर प्रवाहित करते हैं। ये जलाशय या झील, जैसा कि ये स्थानीय नाम से जाने जाते हैं, ये वही स्राव खुले या धरती के नीचे के नालों से प्राप्त होते हैं। एक बार जब जल 2 टैंकों में प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद अन्य टैंकों में क्रमशः प्रवेश करता जाता है। यह अल्प लागत में ऊर्जा ही नहीं देता बल्कि कूड़ा को भी आवृत करता है। यहाँ जल को कई दिनों तक रोक कर रखा जाता है जिससे जैविक अपकर्षण हो। यह जलाशय 60 हेक्टेयर जल क्षेत्र में व्याप्त है, जिसमें 10 टैंक हैं। इन टैंकों का आकार 3 से 4 हेक्टेयर है। ये सभी 10 टैंक जल द्वारों द्वारा जुड़े हुए हैं। ये द्वार एक टैंक से दूसरे टैंक में जल के सुगम प्रवाह को कायम रखने में सक्षम है। ये जल के दक्षिण व्रत या वामाव्रत के परिसंचार में सहायक हैं। द्वार के खोलने या बंद करने की प्रक्रिया द्वारा ही दिशा का युक्तिपूर्ण चालन होता है। वर्ष में एक बार इन जलाशयों का जल बाहर निकालकर इन्हें सुखाया जाता है और सूर्य की किरणों से नहलाया भी जाता है। इससे जल सतह से समुचित वायु मिश्रण और जलीय वनस्पति के विकास में सहायता मिलती है। साथ ही मछलियों और अन्य पौधों के सड़ने से एकत्रित मीथेन गैस और अन्य गैस आदि से भी मुक्ति मिलती है। जलाशय के जल का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है। यदि अंदर आने वाले जल के मिश्रण में किसी प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है तो इससे जलीय जीवन प्रभावित होता है। इसलिए मछुआरे इस पर पूरी नजर रखते हैं। उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए कुछ संकेत सूचक मछलियां सदा प्रस्तुत रहती हैं। ये मछलियां हैं तिलपिया, सिंघी और मागुर। यदि जल संरचना में कोई व्यापक परिवर्तन घटित होता है
विशेषतः ऑक्सीजन में कमी आती है तो ये मछलियां ऊपर जल की सतह पर आ जाती हैं। फिर उस जलाशय के जल का परीक्षण किया जाता है। और उसमें पास के जलाशय से स्वच्छ जल मिश्रित किया जाता है। इससे अशुद्ध तत्वों का गाढ़ापन कम होता है, फलतः ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। जल परिशोधन उपचार का सिद्धांत है। जीव विज्ञान संबंधी नियम द्वारा जैविक तत्वों का नाश कर कूड़ा का उपयोग। भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को सूर्य की पर्याप्त किरणें प्राप्त होती हैं। यहाँ जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सौर विकिरण की अधिकतम मात्रा का प्रयोग किया जाता है। आइकोनिया क्रासिप्स या जल कुंभी प्रमुख शोधक है। यह खनिज तत्वों, भारी धातुओं और विषाक्त पदार्थों को आत्मसात कर लेता है। इनके बहते हुए पौधों द्वारा विषैली औषधियां सोख ली जाती हैं और ये अपने रेशेदार जड़ों से कूड़ा मिश्रित पंकिल जल को छानने का कार्य भी करते हैं। निस्यंदन को सहज बनाने के लिए यहाँ जल दीर्घकाल तक रोक कर रखा जाता है। इस अवरोध से जैविक पदार्थ के सड़ने में सुविधा होती है। यहाँ रेडियोधर्मी वहिस्राव को यहाँ हर प्रकार के वृक्ष खास उद्देश्य से लगाए जाते हैं। निक्टैंथुस प्रमुखतः धुएं और धूल सोखने के लिए ही लगाया जाता है। ल्यूसीना ग्लॉका हवा से नाइट्रोजन ग्रहण करता है और मिट्टी को शक्ति प्रदान करता है। ये औषधि मूलक पौधे हैं जैसे तुलसी, एस्पैरेगस, घृतकुमारी, नीम, यूकालिप्टस, कालमेघ और भैरेंदा। पौधों में जलीय सेवार विशेष महत्व रखते हैं। ये सेवार जल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की रक्षा करते हैं। विषाक्त अवस्था में ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। इस हरियाली से प्राप्त ऑक्सीजन विषाक्त गैसों के प्रभाव को समाप्त करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त जो सूखे पत्ते जल में गिरते हैं, वे सड़कर इसके पोषक तत्वों में वृद्धि करते हैं। वृक्ष समिति के लिए कोष भी तैयार करते हैं। समिति इनसे 100 टन जलावन और 70 टन चारा सालाना प्राप्त करती है, जिससे अर्थ की प्राप्ति होती है। फल और पत्तियां प्रकृति उद्यान के हिरणों और बंदरों के आहार को पूरा करते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के सांप भी हैं। सामान्य जाति के सांप हैं वाइपर, धारीदार वाइपर, गोखरा,
और किंग कोबरा। झील के परिवेश को केंद्रित कर अनेक पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 120 प्रकार के पक्षी रहते हैं, जिनमें 27 प्रवासी जाति के हैं। शीतकाल आते ही यह सारा क्षेत्र पक्षियों की चहक से गूंज उठता है। यहाँ लगभग 10-15 प्रकार के बगुले पाए जाते हैं। आकर्षक पौधों और फलों के वृक्ष उनके आकर्षण केंद्र हैं। वे उनके नीड़ निर्माण की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। पक्षियों के वीट जलाशयों के पोषक तत्व के काम आते हैं। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने और लोगों को आकर्षित करने के लिए एक प्रकृति उद्यान भी निर्मित किया गया है। सुंदर पथ, हरिण उद्यान, खरगोश आवास, नौकायान सरोवर और विविध प्रकार के पौधे भी लगाए गए हैं। ये हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि यह कभी कूड़ा स्थल था। ये पशु केवल पार्क को ही जीवंत नहीं बनाते, बल्कि बच्चे भी इन्हें प्यार करते हैं। सारे पशु एवं जीव जंतु जलाशय के आसपास उपजने वाले पौधों को आहार बनाते हैं और इन्हीं जलाशयों का जल भी पीते हैं। यह सहकारी समिति चलाने वाले 350 मछुआरों के उद्यम का फल है। यह उनके कठोर श्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि यह जलाशय एक प्राकृतिक उद्यान रूप में परिणत हुआ है। हाल ही में नौकायन भी शुरू हुआ है। इसके लिए दर्शकों को सामान्य शुल्क देना पड़ता है। नौकायन से जल की गतिशीलता और वायु मिश्रण में सहायता मिलती है, जिससे मछलियों की सहज गति और समुचित विकास में मदद मिलती है। अनेक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के छात्र भी यहाँ आते हैं निर्देशित पर्यटन के लिए। यहाँ सभाएं, परिसंवाद, कार्य शिविर आदि का भी आयोजन होता रहता है। एक अल्प लागत जल परिशोधन परियोजना आर्थिक विकास का एक नमूना 350 मछुआरों के परिवार के जीविका का आधार। महानगर के लिए एक उच्च वास केंद्र। विषैली गैसों को सोखने के लिए एक हरित क्षेत्र। यही है प्राकृतिक उद्यान। औषधियों के प्रयोग बिना ही यह सब संभव हुआ है। यहाँ इन्होंने प्रकृति को सहज रूप में छोड़ दिया है। यह परियोजना हमें सोचने विचारने को मजबूर करती है कि यदि यह मछुआरे यह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बढ़ती जनसंख्या से भूमि और जल दोनों की मांगें बढ़ रही हैं। धरती फैलती नहीं, किंतु प्रत्येक को एक स्थान चाहिए। क्या हम कभी यह सोचते हैं कि ऐसा करके वास्तव में हम धरती के जल की मात्रा को घटाते हैं? क्या यह उचित समय नहीं है कि हम यह सोचें और रहीम को याद करें? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून रहीमा, मोती मानुष चून।